डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसके क्या क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उससे समझ में आएगा कि ये डेंजरस क्यों है और इसको मैनेज क्यों करना चाहिए। अगर आपकी शुगर ज्यादा बढ़ गई, काफी बढ़ गई, 300-400 पर चल रही है, तो आप में तरह तरह के इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं, जिसमें निमोनिया है, पेट में इन्फेक्शन हैं, हार्ट अटैक होने के चांस हैं, या फिर कभी कभी स्ट्रोक या ब्रेन में खून का दौरा कम हो जाता है। अगर मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है तो मैं क्या इम्प्लीमेंट करूं? दो मूल रूप से चीजें हैं, एक तो डाइट की चीज है और दूसरा एक्सरसाइज। देखिए, डाइट में 3 चीजें मेन होती हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ये मेन न्यूट्रिएंट हैं। तो लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ना खाओ, गलत बात है। कार्बोहाइड्रेट सारे खराब नहीं है। प्रोटीन बहुत हाई हो तो उसमें 2 चीजों पर ध्यान रखना। एक तो क्या आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आप पेट के लिए ठीक है, और दूसरा क्या आपकी किडनी के फंक्शन ठीक हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और मैं हूं आपके साथ एक और एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड जो है वो हम सब के लिए, हमारी नॉर्मल लाइफ्स के लिए है। वो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ हमारे देश में हर 10वां हर 20वां इंसान इस इशू से डील करता है। मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो इतनी प्रभावशाली हैं, जो इतनी बुद्धिमान हैं, जो इतने विद्वान हैं कि आपको उनके बारे में पढ़ के और सोच के सिर्फ गर्व महसूस होगा। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अनूप मिश्रा से, जो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में माने जाते हैं। उनको डॉक्टर BC रॉय अवार्ड मिल चुका है, जो इंडिया का हाईएस्ट मेडिकल ऑनर है, और उनको पद्मश्री के खिताब से भी नवाजा गया है 2007 में। डॉक्टर मिश्रा हमारे देश के 2 प्राइम मिनिस्टर्स के ऑनरी फिजिशियन रह चुके हैं एंड उनका टाइम मिलना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं डिस्कस करूंगा बेसिक्स ऑफ डायबिटीज़, पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज़। ये डिस्कस करूंगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, आप इसको मैनेज या रेमिशन के लिए क्या क्या करें और कैसे करें। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम जितना मैनेज करें उतना ही कम है। हमारे दोस्तों में, आसपास, या किसी भी जानने वाले या फिर परिवार में हम किसी न किसी को जानते हैं जो प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे कि इसको सिस्टमैटिकली कैसे एड्रेस किया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ हमसे बड़ा नहीं है। लेट्स गो थ्रू द कॉन्वर्सेशन एंड बाय द एंड ऑफ इट आई एम श्योर हम थोड़ा और नॉलेजेबल होंगे, थोड़ा और हम सीख के आएंगे और हम समझेंगे डायबिटीज़ को हम कैसे हरा सकते हैं। लेट्स गो। सर वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक्सेप्ट किया हमारे साथ आने के लिए और आज बात करने के लिए, एंड पर्टिकुलरली इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो जितना ही बात किया जाए उतना कम है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। हम सबको आपके बारे में पता है, बट लोगों के बेनिफिट के लिए आपका बहुत ही ब्रीफ में क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है सर? पहले तो विकास, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझको बुलाया और अपने ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया। मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा हूँ। मैं इस समय फोर्टिस सी-डॉक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। फोर्टिस सी-डॉक हॉस्पिटल है डायबिटीज़ का और एलाइड साइंसेज का। मेरा परिचय ये रहा है कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अंडर ग्रेजुएट मैंने करी, पोस्ट ग्रेजुएट करी, फिर प्रोफेसर रहा, और वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में मैंने काफ़ी शोध कार्य किया। उसके बाद मैं अमेरिका में रहा था 3 साल के लिए फैकल्टी, यूटी साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर एट डैलस टेक्सास में, जो कि वर्ल्ड का टॉप मेडिकल सेंटर है। उसके बाद फिर से वापस आ गया। उसके बाद 2006 से मैं फोर्टिस में काम कर रहा हूँ। इस दौरान मेरा क्लिनिकल तो अनुभव है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत हम सबको शोध कार्य की है, जिससे कि नए नए चीज़ें पता चलें। तो हमने शोध ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से शुरू किया था, और मेनली न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, मोटापे पर और डायबिटीज़ पर शोध कार्य हमारा बहुत रहा है। और इस समय इस साउथ एशिया में हमारा शोध कार्य करीब करीब नंबर 1 पर आता है। और इसके लिए मुझको कई अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन बस 2 चीज़ें बताता हूँ कि मुझको BC रॉय अवार्ड मिला है, जो कि मेडिसिन के लिए टॉप अवार्ड है इंडिया में, और मैं पद्मश्री से भी सम्मानित रहा हूँ। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद अगेन सर। हम लोग जब इस पे थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे और हमने ये देखा कि कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जिस पे ना कि हमें और चर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी ज़रूरत है कि
इस तरीके से चर्चा की जाए कि लोगों को उसको बहुत ही आधारभूत तरीके से चीज़ें समझाई जा सकें। तो उसमें एक पॉइंट आता है जो मेरे लिए भी पर्सनल है। मेरी मम्मी को सिमिलर सिचुएशंस थी एंड हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, उससे कुछ मैनेज हुआ। एंड द टॉपिक वी वांट टू डिस्कस टुडे सर इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं, देखते हैं, मैंने देखा है चाहे ऑफिस में हूँ जहाँ पे हमारे साथ बहुत ही यंग क्राउड है या फिर थोड़ा अधेड़ उम्र के लोग हों, सब अपने शुगर के कंट्रोल करने की बात करते हैं, कोई कम कार्बोहाइड्रेट खाने की बात करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड कन्फ्यूज़न बहुत है इस कंटेंट में। तो मेरा एक मूलभूत जो सवाल ये था सर कि जब हम खाते हैं, हम खाना एनर्जी लेने के लिए खाते हैं, तो प्रॉब्लम शुरू कहाँ हो जाती है? मेरे हिसाब से तो हम जान के तो कुछ ऐसा गलत कर नहीं रहे हैं। एक वन फाइन डे में पता चलता है हम या तो प्री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक हैं। तो इशू होना कहाँ से शुरू होता है और ये शुगर नाम की बीमारी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है सर? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें समझने की हैं कि एक तो आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप अगर आपके माता पिता भाई बहन को डायबिटीज़ जल्दी हुई है, इसका मतलब जेनेटिकली आप प्रिडिस्पोज्ड हैं डायबिटीज़ के, मतलब जेनेटिकली आपको होने वाली है, और उसके लिए सारे आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो एक तो फैमिली हिस्ट्री की बात हो गई, और दूसरा जो सबसे ज़रूरी, जिसको कहा जाए आधारशिला समझ लीजिए कि डायबिटीज़ की है, वो मोटापा है, और उसमें पेट का घेरा ज़्यादा होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो हमको शुरुआत से ही ऐसे में अपना वज़न भी नहीं बढ़ने देना चाहिए, पेट का घेरा भी बढ़ने नहीं देना चाहिए, और हमको बराबर एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। और अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में जैसे मेरे फादर को डायबिटीज़ थी, तो मैं रोज़ 45 मिनट वॉक ज़रूर करता हूँ। इसमें मैं कोई मिस नहीं करता। खाने में प्रतिबंध लगा कर रखा हुआ है मैंने, जिससे कि मेरा वज़न बढ़े ना। और वज़न जहाँ बढ़ना शुरू होता है, शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ना शुरू होती है, और कुछ ही लोगों में तेज़ी से बढ़ती है और किसी लोगों में धीरे से बढ़ती है। ये डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं। इस बारे में भी चर्चा और हम करेंगे आगे। तो ये चीज़ें शुरुआत एक समझ लीजिए कि यंग अवस्था में ही हो जाती है, और धीरे-धीरे उसमें बढ़त होने लगती है। जब वो प्रकट होती है, तब हम उसको पहचानते हैं, कभी पहचानते हैं, कभी नहीं भी पहचान पाते हैं, और देर भी हो जाती है। तो इस तरह से हम इस अगर शुरुआत में हम ध्यान रखें, तो हमारा काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो बीमारी है सर, कहते हैं कि बहुत ही साइलेंट होती है, तो हमें शुरुआत में किसी तरीके से पता नहीं चलता है। हम सारे लोग सिमिलर दिखते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, अप अंटिल वन फाइन डे जब ये हमें पता चलता है कि आप या तो प्री डायबिटिक हैं अगर आप लकी हैं तो, नहीं तो बताया जाता है कि शुगर ज़्यादा बढ़ गया है। सर इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा डिस्कस करें कि शुगर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? क्या ये ब्लड शुगर है, हमारे ब्लड में शुगर होता है वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता है तो कितना बढ़ जाता है, एंड ये शुगर आता कैसे है हमारे ब्लड में सर? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मूल रूप से बता दूं कि शुगर जो ब्लड में, सबके ब्लड में है, आपके ब्लड में है, मेरे ब्लड में है, सारे लोगों के ब्लड में है। लेकिन शुगर नियंत्रित तरीके से रहना चाहिए, और नियंत्रण के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, उसका नाम है इंसुलिन। उसका काउंटर बैलेंस एक और हार्मोन करता है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। तो इस तरह की कई चीजें, कई हार्मोन्स होते हैं, लेकिन इंसुलिन उसमें सबसे जरूरी है। इंसुलिन क्या करता है? जब ब्लड शुगर में मात्रा थोड़ी बढ़ती है, तो इंसुलिन उस पर काम करता है और उसको बैठा देता है। तो कई बार ये होता है कि इंसुलिन या तो बनती नहीं है, और या फिर इंसुलिन के सामने एक रोड ब्लॉक आ जाता है कि उसका काम करना कम हो जाता है, तो शुगर बढ़ने लगती है। लेकिन शुगर बढ़ने पर, आपने सही बताया, बिल्कुल सही बताया कि शुगर बढ़ने में टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, टाइप 1 की नहीं बात कर रहा। टाइप 2 डायबिटीज़ में आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि शुगर बढ़ रही है, और कई बार तो हम 300-400 शुगर होती है तब लोगों को डायग्नोज करते हैं। और कई लोगों को शुरुआत में पता चल जाता है, जब उनकी भूख ज़्यादा हो जाती है, या यूरिन ज़्यादा आने लगता है, या उनको फटीग होने लगता है, तो कुछ लक्षण हो जाते हैं उनको, तो वो पता चलता है, तब हम करते हैं। तो लेकिन इसमें ज़रूरत क्या है? हमको निगरानी रखने की ज़रूरत है। अब आजकल हमने जो कहा हुआ है, और मैंने लिखा भी हुआ है कई आर्टिकल्स में,
कि हमको 25 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों जैसे ही उस उम्र होती है तो उसमें हमको ज़रूर जांच करानी चाहिए। जांच कैसे करानी चाहिए ये भी सीखने की बात है कि हम क्या एक शुगर कोई भी कभी ले लें और कहें कि ये जांच हो गई है, नहीं वो सही नहीं है। हमको 2 शुगर की ज़रूरत है, एक पेयर सैंपल की ज़रूरत है, पेयर सैंपल। 2 शुगर की क्या ज़रूरत है, एक को खाली पेट शुगर की ज़रूरत है हमको, और 8 से 10 घंटे फास्टिंग अगर हो तो वो एक सही फास्टिंग माना जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है और सही तरीके से आप अपना आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं तो आपको ग्लूकोज पीकर, खाली पेट शुगर ले ली, उसके बाद ग्लूकोज पीकर उसके बाद 2 घंटे के बाद की एक और शुगर चाहिए हमको। और कई लोग इसके साथ एक तीसरा टेस्ट भी जोड़ देते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन A1C। लेकिन मैं तो केवल 2 शुगर पर ही विश्वास करता हूँ। और वो शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए, खाली पेट आपकी शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए। अगर 100 से बढ़ गई है तो इसका मतलब या तो आप प्री डायबिटीज स्टेज में है या डायबिटीज स्टेज में है। और खाने के बाद या ग्लूकोज पीने के बाद की शुगर अगर 140 से ऊपर चली गई है तो आप या तो प्री डायबिटीज स्टेज में है या डायबिटीज स्टेज में। तो डायबिटीज किसे कहा जाए? जब 126 से ज्यादा आपकी शुगर बराबर चल रही है, 126 खाली पेट, और ग्लूकोज पीने के बाद 200 से ऊपर चल रही हो तो इसको डायबिटीज कहा जाएगा। एक बार नहीं, 1-2 बार कंसिस्टेंटली बराबर चलने को तब कहा जाएगा। या फिर एक सिंगल शुगर 300 वगैरह पर हो और साथ में आपको लक्षण हो तब भी हम डायबिटीज उसको कहते हैं। तो ये परिभाषा अगर हो जाती, पूर्ति हो जाती है, तब हम उसका डायबिटीज का लेबल लगा देते हैं और उसका इलाज उसी तरह से हम आगे शुरू करते हैं। प्री डायबिटीज इसके बीच में होती है, नॉर्मल और डायबिटीज के बीच में। जैसे खाली पेट 100 और 125 के बीच में, क्योंकि 126 से ऊपर डायबिटीज के परिभाषा में आ जाते हैं। तो प्री डायबिटीज ये है कि डायबिटीज की तरफ भी जा सकती है या फिर उसको नॉर्मल भी हम ला सकते हैं, जिसको कहते हैं रेमिशन ऑफ प्री डायबिटीज। तो ये चीज एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, एक ग्रे जोन होता है, व्हाइट और ब्लैक के बीच में ग्रे जोन। उसमें हमको काम करना जरूरी होता है कि हम उसको नॉर्मल पे ले आए। डायबिटीज को भी नॉर्मल पे ला सकते हैं, लेकिन इसका हमको आसानी भी होती है और इस पर जरूरी होता है कि शुरुआत में ही हम डायबिटीज को दबा दें, प्री डायबिटीज को दबा दें, डायबिटीज होने ही ना दें हम। मेरे सर एक दो छोटे प्रश्न हैं इससे ही रिलेटेड। एक तो जो आपने यूनिट्स बताया, जैसे 100, 126 या खाने के बाद वाली मान लीजिए 200 के ऊपर जो भी नंबर्स है, ये यूनिट्स क्या हैं सर? ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो हैं ये क्या है सर? ये मिलीग्राम पर डीएल है, मिलीग्राम पर परसेंट के कहा जाता है यूनिट पे। मिलीमोल में भी होता है, बट हम लोग मिलीग्राम परसेंट यूज करते हैं। और हमारी जितनी भी लैब में आप कराएंगे यही यूनिट आप पाएंगे। और जो HbA1c टेस्ट करते हैं उसमें मैंने नंबर्स देखे वो पॉइंट में आते हैं सर, 4.5, 5.5, 5.6 एक्सेट्रा, वो क्या होते हैं सर? वो परसेंटेज में होता है, उसको परसेंटेज कहते हैं। और देखिए, HbA1c का अगर हम नंबर्स लें तो 5.7 से नीचे नॉर्मल समझा जाएगा, और 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटीज, और 6.5 से ऊपर डायबिटीज। लेकिन देखिए, HbA1c जो है ना, वो एक दो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें हीमोग्लोबिन भी अंदर होता है। तो बहुत से लोगों को अनीमिया भी होता है, आयरन भी कम होता है शरीर में, हीमोग्लोबिन कम होता है उनका। तो अगर हीमोग्लोबिन आयरन की समस्या है तो हीमोग्लोबिन A1C सही बात दिखाएगा नहीं, तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। जी। हमको ब्लड शुगर पर ही विश्वास करना है। जो लोग कहते हैं कि हीमोग्लोबिन A1C से हम लोग, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास कि साहब हम तो डायबिटिक हो गए, 6.5 हो गया हमारा हीमोग्लोबिन A1C। तो मैं कहता हूं कि साहब देखिए, इस पर हम नहीं अभी बिलीव करेंगे, आप पर कोई ठप्पा हम नहीं लगाएंगे। ये इस समय आपको शुगर का इस तरह से कराना है, फास्टिंग और ग्लूकोज के बाद, तब हम आपको ठप्पा लगाएंगे आप नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है। तो कई लोगों का तो 6.5 से वो जब हमने कराया तो पता नॉर्मल है, और कई लोगों का 6.1 है कि प्री डायबिटीज के स्टेज में है, और उनका कराया तो वो प्री डायबिटीज के स्टेज में है। तो देखिए, ये हम मिसलेड हो जाते हैं हीमोग्लोबिन A1C से। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दिया कि सही परिभाषा ग्लूकोज की है। सर,
तो अगर हम ग्लूकोज़ की बात करें, फास्टिंग और ग्लूकोज़ कंज्यूम करने की बात की, तो ये जो नंबर्स आते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा-सा समझना चाहूँ कि अगर मान लीजिए सर मैंने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कुछ ज़्यादा गुलाब जामुन खा लिए या कुछ और खा लिया, क्या उससे ये मेरा फास्टिंग शुगर बढ़ जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। अब मैंने पूरी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई। जैसे होता है ना, आपका एक कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके नीचे छोटी-छोटी टर्म्स एंड कंडीशन, वैसे छोटी वाली हमने बताई नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन ये होती हैं, देखिए, 3 दिन तक आपको आउटसाइड फूड नहीं खाना, वो घर का खाना खाना है। आपको बहुत बिंज अल्कोहल का भी नहीं करना है। और रात को आपने 8-10 घंटे का पूरा करके जब फास्टिंग शुगर लें, फास्टिंग शुगर के बाद आपको कुछ और नहीं खाना है। और आप स्मोकिंग वगैरह नहीं कर सकते, दौड़ भाग नहीं कर सकते, और 2 घंटे का उसके बाद शुगर लेना है। तो उसमें कई टर्म्स एंड कंडीशन हैं, आइडियली कैसे करना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बताया कि हम पिछले 3 दिन की एटलीस्ट खाने का एक संतुलित आहार अगर हम लें तो वो ही ठीक रहेगा। आपने बताया कि अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, वो एक रीज़न हो सकता है और हो सकता है कि यंग अवस्था से ही ये धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हुआ हुआ, किसी का एक्सपेडाइटेड, किसी का स्लो, और बट आदमी पहुंचा प्री डायबिटिक स्टेज या फिर डायबिटिक स्टेज पे। अब हुआ क्या कि मैं डॉक्टर के पास में गया या मैंने कुछ टेस्ट कराया, मैंने देखा यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, एंड अभी उसके बाद मुझे काफ़ी इंटरवेंशंस बताए जाते हैं। और मैंने जैसे देखा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि जब मैं मम्मी को लेके गया तो मम्मी ने कहा कि मैं डायबिटिक हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे इंसुलिन लगा देंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सर, कि ये जो जो आपने इंसुलिन की बात बताई पहले, इंसुलिन देने का मतलब क्या होता है? हम अगर एग्जॉजेंसली इसको दे रहे हैं तो इसका देने का मतलब क्या होता है और क्यों ऐसा दिया जाता है? क्योंकि मैं एकदम उस पे बेसिक पे जाना चाह रहा हूँ सर, कि एक्चुअली लोग इससे भागते क्यों हैं? क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी फिर मम्मी को, उनके साथ में काम करने पे मुझे 4 महीने लगे और धीरे धीरे यूनिट्स कम हुई और अभी उनको कोई भी इंसुलिन का अलग से डोज नहीं लगता है। देखिए, मैं आपको बता दूं एवोल्यूशन क्या है डायबिटीज के ट्रीटमेंट का। इंसुलिन जब 100 साल पहले डिस्कवर करी गई थी तो वो उन लोगों में दी गई थी जिनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही थी, उनको टाइप 1 डायबिटिक कहते हैं। और उसमें इंसुलिन के सिवा कोई इलाज ही नहीं है। और अगर इंसुलिन ना दें तो उनको सरवाइव करना या नहीं, उनका जिंदा रहना ही मुश्किल है। तो टाइप 1 डायबिटीज में तो कोई और चीज है नहीं, देखिए, इंसुलिन ही देना है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जिसकी बात हम बराबर कर रहे हैं, उसमें इंसुलिन की आवश्यकता शुरू में तो होती ही नहीं है मोस्ट लोगों में। अगर शुगर बहुत ऊपर चली गई या आपको बहुत फीवर हो रहा है या कोई हार्ट अटैक वगैरह हुआ है तब शायद इंसुलिन देनी पड़े, लेकिन वरना इंसुलिन की देने की जरूरत नहीं है। और हम आजकल कम से कम 6-7 तरीके की दवाएं हमारे पास है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी अच्छी तरह से, और उस पर हम ज्यादातर लोगों को कंट्रोल में ले आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि देखिए बहुत सालों से डायबिटीज है, उनकी 25 साल से डायबिटीज है, और उनमें कई तरह की दवाएं यूज हो रही हैं लेकिन फिर भी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही। ऐसे लोगों में जो टाइप 2 डायबिटीज के हैं उनमें अपने अंदर की इंसुलिन जो पैंक्रियाज बनाता है वो धीरे धीरे करके कम होती, जैसे पैंक्रियाज थक गया है और बनाना उसने बंद कर दिया है या कम कर दिया है। ऐसे लोगों में, और शायद आपकी माताजी भी इसी कैटेगरी में होंगी, तो उनमें इंसुलिन देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इंसुलिन पहला इलाज नहीं है, दूसरा इलाज भी नहीं है, अब तीसरा इलाज है। और इंसुलिन को हम ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते। उसका एक और कारण भी है, क्योंकि इंसुलिन कोई और चीज़ करता ही नहीं है, केवल शुगर कम करता है। ना हार्ट को बचाता, ना किडनी को बचाता, ना लिवर को बचाता। तो हम उन दवाओं का अब इस्तेमाल करते हैं जो कि हार्ट को बचाएं, लिवर को बचाएं, किडनी को बचाएं, आंखों को बचाएं, पैरों को बचाएं। ऐसी दवा ऐसी दवाएं हैं। तो अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जो कि काफी एडवांस स्टेज है,
जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रेजिडेंसी कर रहा था या असिस्टेंट प्रोफेसर था, तब हम काफ़ी लोगों को इंसुलिन पे देते थे। आज बहुत कम लोगों को इंसुलिन पे देते हैं और हमारा काम बड़ा अच्छा चलता है। नहीं, थैंक यू सर, काफ़ी ये हेल्पफुल था। इसमें प्रोटोकॉल्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, मैनेज करने के बारे में, बिकॉज़ हर इंसान जो ये सुन रहा होगा या देख रहा होगा उनको ये लगेगा अभी बस इसका उपाय बता दीजिए। मैं थोड़ा सा एक और साइड ट्रैक करना चाहता हूँ, वो इसलिए कि मैंने एक चीज़ देखा है सर कि अगर कोई भी मेटाबॉलिक डिसीज़ या कुछ भी होता है तो इंडिया में पर्टिकुलरली मैंने देखा काफ़ी पेशेंट्स वो डिनायल में रहते हैं। मतलब अगर नहीं मन किया तो मेडिसिन्स लेना उन्होंने बंद कर दिया, या फिर जो सजेस्ट किया गया कि आपको ये करना है वो उन्होंने नहीं किया। सर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा ये समझने के लिए कि डायबिटीज़ अगर किसी को है, हाई ब्लड शुगर है, तो उसकी क्या क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अक्यूट, क्रॉनिक, दोनों, बिकॉज उससे समझ में आएगा कि ये डेंजरस क्यों है और इसको मैनेज क्यों करना चाहिए या रेमिशन क्यों करना चाहिए। जी, ये चीज़ें हम सबसे पहले है उनको समझाते हैं। जो भी नया पेशेंट होता है उनको समझाते हैं, जिससे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कंप्लायंस है उनकी ट्रीटमेंट की वो सही हो जाए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंट से, देखिए आपकी डिसिप्लिन रहेगी तो आपकी जान बची रहेगी, आपके अंगों में कोई खराबी नहीं आएगी। जो इनडिसिप्लिन है, चाहे जैसी भी मैं दवा यूज कर लूं, उसका मैं पूरे तरह से इलाज ठीक से कर ही नहीं पाऊंगा। तो देखिए, इसमें हम शुरू से ये बताते हैं कि अगर आपकी शुगर ज्यादा बढ़ गई, काफी बढ़ गई, 300-400 पर चल रही है, तो आप में तरह तरह के इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं, जिसमें निमोनिया है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन हैं। इस तरह के इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हार्ट पर सीधे शुगर जाती है तो हार्ट अटैक होने के चांस है, या फिर कभी कभी स्ट्रोक या ब्रेन में जो खून का दौरा कम हो जाता है उसके चांसेस हैं। तो ये सब तो एक्यूट बात हो सकती है, और अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया और कुछ दिन तक ये सब चलता रहा तो आंखों में प्रभाव। देखिए, आज ही हमने देखा कि एक व्यक्ति विशेष ऐसे ही आए थे कि उन्होंने शुगर बिल्कुल कंट्रोल अपनी नहीं करी, आज उनकी एक आंख से पूरा दिखना बंद हो गया है, और अब वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं डॉक्टर्स के कि भाई क्या करा जाए, और डॉक्टर्स उनके हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि साहब हम नहीं कर पाएंगे, ये तो पूरी तरह से आंख चली गई है, तो अब देर हो गई ना। और इसी तरह से अगर आप देखें तो कई लोगों की किडनी खराब होती है। आज ही एक और व्यक्ति आए जो कि हमारे बहुत जानकार थे, करीब करीब वो 7-8 साल पहले हमको दिखाते थे, बड़ी अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बीच में वो गायब हो गए। शायद थोड़ी दूर पर उनका उनका रिलोकेशन हो गया, तो वो कहते हैं दूर हो गया आपका हॉस्पिटल, हम नहीं आ पाए, तो किसी और ने इलाज किया, जो भी हुआ, तो उनका ध्यान हट गया इलाज से और वो नहीं कर पाए इलाज। आज देखिए, उनका क्रिएटिनिन जो कि किडनी के डैमेज का एक इंडिकेटर होता है, वो 2.6 पर पहुंच गया। वो बेचारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सामने ही बैठकर रो रहे थे कि साहब अब आप ठीक कर दीजिए किसी तरह से। अब मेरे भी हाथ बंध गए हैं, देखिए कि हम कई चीज ठीक कर पाते हैं और कई चीज नहीं ठीक कर पाते हैं। तो देखिए, किडनी पर प्रभाव, इसी तरह से पैर में, कई लोगों के पैर में घाव हो जाता है। तो ये सब क्रॉनिक चीजें हैं। जब शुगर हाई चलती रहती है तो जब बराबर शरीर पर एक हथौड़ा मारती रहती है, ये समझ लीजिए। तो इन सब से हमको अगर बचना है तो शुरुआत से हमको काम करना है, ये नहीं कि आखिरी समय पर हमको काम करना है। राइट सर। तो जो मैंने समझा उस हिसाब से हम ये कह रहे हैं सर कि पहले तो हमें अर्ली डिटेक्शन करने का ट्राई करना चाहिए, जितना प्रिवेंटिव हो सके उतना अच्छा है। तो अगर हम रेगुलरली 25 साल की उम्र के बाद हम अपना ब्लड टेस्ट कराते रहें, अपना फास्टिंग एंड पोस्टपैंड्रियल दोनों, उससे पता चलेगा कि हमारा शुगर किधर जा रहा है, और जैसे ही समझ में आए बढ़ रहा है उसको हमें मैनेज करना चाहिए। आपने भी बताया कि हमारी जीवन शैली ऐसी हो कि हम ओबेसिटी पे कंट्रोल करें, हम फिट रहें बेसिकली, एंड फिट इज़ द न्यू रिच एंड दैट हेल्प्स। फिर आपने बताया कि ये जो क्रॉनिक इश्यूज़ है अगर नहीं मैनेज किया गया तो कितना रिस्की हो सकता है। नाउ मेरा ये क्वेश्चन है सर कि अगर मुझे आज ये सुन के और ये देख के मुझे समझ में आया कि ये रिस्की है, मुझे पता है कि हाँ मुझे मैनेज करना चाहिए,
और मुझे डायबिटीज़ है या मैं प्री डायबिटिक हूँ, मैं किधर से शुरू करूँ? क्या अगर मैं आज अवेयर हो गया, आज से मैंने इस पे ध्यान देना शुरू किया, तो क्या आज से इसको किसी एक्सटेंट तक रेमिस किया जा सकता है, या फिर अब बहुत देर हो गई फॉर एग्जांपल? इसमें रेमिशन जो है डायबिटीज का आपने बात करी, वो डिपेंड करता है कि प्राइमरली विशेषता आपका वजन कितना है। जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि वजन केजी में और मीटर स्क्वायर का दोनों का एक इस तरह से करा जाता है कि केजी बाई मीटर स्क्वायर। इससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके कैलकुलेटर भी आते हैं। 23 तक बॉडी मास इंडेक्स इंडियंस में, जो ये परिभाषा भी हमने बनाई है, 23 तक तो नॉर्मल लेते हैं और 23 से ऊपर हम अब नॉर्मल लेते हैं। आजकल हम देखते हैं कि औसत तरीके से जो बॉडी मास इंडेक्स वाले पेशेंट जो आते हैं, औसत तरीके से उनका बॉडी मास इंडेक्स 28, 29, 30, 31, 32 और विमेन का 30 से ऊपर ही चलता है। ऐसे लोग जो आए शुरुआत में और उनकी शुगर बढ़ी हुई हो, तो हमारा जो कन्वर्सेशन है, जो हम उनसे बात करते हैं, वो नंबर एक पर शुगर पर नहीं होती है बात, नंबर एक पर वजन कम करने की बात होती है। मैं कहता हूं कि ये वजन आपका एक मोटा सा वृक्ष है और शुगर केवल एक पत्ती, एक ब्रांच है, एक उसमें पत्तियां हैं लगी हुई हैं और भी ब्रांचेस हैं। तो आपके लिवर को, किडनी को जो प्रभाव करने वाली ब्रांचेस और भी हैं, और आपके साथ साथ और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि वजन के साथ अक्सर लोग जल्दी ही उनके घुटने खराब हो जाते हैं, या उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है, जिसका मतलब सांस पूरी नहीं आती है। तो शरीर पर छाती पे भार हो गया, घुटनों पर पूरा 110 केजी का भार हो गया, तो वो सब खराब हो जाते हैं। तो मैं कह कि वजन कम करना आपकी शुगर को ठीक करेगा और बहुत सारे और आयाम जो आने वाले हैं या आ रहे हैं या आ चुके हैं, उसको भी ठीक करेगा। तो हमारा कन्वर्सेशन वजन कम करने पर है, और वजन बढ़ने के साथ एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम इस डायबिटीज को वापस नॉर्मल अवस्था में ले आएं, जिसको कि नॉर्मल ग्लूकोज रेगुलेशन कहते हैं, या फिर उसको रिमिशन ऑफ डायबिटीज। रिवर्सल तो बहुत बड़ा वर्ड है, उसको नहीं यूज करते, रिमिशन ऑफ डायबिटीज। तो हम जरूर यंग लोगों में जो जिनका वजन ज्यादा हो, उनकी डायबिटीज अभी शुरू हुई हो, हम इसको रिमिशन के लिए पूरा अटेम्प्ट करते हैं, उनको पूरा बता देते हैं। प्रॉब्लम ये होती है विकास कि ये लोग शुरुआत में तो करते हैं और वजन भी कम कर लेते हैं, और ये 2-3 महीना 4 महीना चलता है, उसके बाद फिर से वापस उनकी हैबिट्स खराब और वजन वापस। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, इसको हम बराबर नहीं वो कर सकते। कुछ दिनों के लिए शुगर बेहतर होगी और उसके बाद फिर वापस आ जाएगी। ये एक हमने शायद पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है, लेकिन मैं इंडियंस में तो मैं रोज ही देखता हूँ ऐसा। जो आपने कहा, वो पहले की कंप्लायंस ही नहीं है, वही चीज जो है हम लगातार रोज 50% पेशेंट में हम देखते हैं कि विकास की इनकी कंप्लायंस नहीं है, चाहे वो शुरुआत की डायबिटीज हो, चाहे वो 25 साल की डायबिटीज। यू राइट सर कि लोगों को कंप्लाई करना कराना एक सबसे बड़ा टास्क है, मुझे ऐसा लगता है। इनफैक्ट बहुत छोटी सी बात बताता हूँ सर, हमने जब ऑफिस ये कंपनी शुरू करी, करीब 40-45 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में। हमने शुरू में एक दो छोटे छोटे रूल्स बनाए थे कि कंपनी में कोई भी शुगर की चीज़ें नहीं खाई जाएंगी। पहले दिन मुझे याद है सर, ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट हो गया था कि बिना शुगर के कैसे रहेंगे। बट एक्चुअली सर क्या हुआ है, 2 साल हो चुके हैं, धीरे धीरे करके अभी पूरा दिन एटलीस्ट सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक कोई भी एडेड शुगर नहीं खाता। चाय कॉफ़ी वो पियेंगे तो ब्लैक पियेंगे बिना शुगर के। एंड उसके साथ साथ हमने क्या किया, आफ्टरनून में हमने बनानाज रखने शुरू किए स्नैक के लिए, और उसके साथ रोस्टेड पीनट्स और रोस्टेड चना रखते हैं। बहुत बेसिक, जैसे हम लोग गांव में पहले खाते थे वैसे ही। और अभी हमने देखा है 4 बजे एकदम पूरी लाइन लग जाती है, सब आके किचन में खड़े हो जाते हैं। तो टाइम लगा सर, बट वो धीरे धीरे करके वो वहाँ तक पहुँचा। लेकिन वो कंप्लायंस मे बी हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, और इंडिविजुअली अगर करना है तो और भी मुश्किल है आई थिंक। देखो, तुम्हारा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, यू कैन कंट्रोल द थिंग्स दैट यू पुट, मतलब वहां पर जो रखने वाली चीजें हैं आप कंट्रोल कर सकते हो।
यहाँ पर फ्री लिविंग सिचुएशन है। फ्री लिविंग जहाँ होती है ना, वो देखिए यहाँ तक तो जहाँ मैं बात कर सकता हूँ, हमारे मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ 15 मिनट 20 मिनट, वो तो समझ जाते हैं और कहते भी हाँ। और जहाँ बाहर जाते हैं वहां पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़े इन्फ्लुएंसेस तो उनके फ्रेंड्स होते हैं, पीयर के साथ। वो कहते हैं आज तो दारू पीने चलना है और कल उसमें हमको रेस्टोरेंट में चलना है और वहां पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है। तो देखिए इस तरह के इन्फ्लुएंसेस को आप पूरी तरह से झुठला भी नहीं सकते, और आप कंट्रोल करना चाहें तो कुछ हद तक आप कामयाब हो सकते हैं और पूरे हद तक शायद कामयाब भी ना हो। तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन में रहे, वो भी 5, 10, 15% कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, लेकिन उतना हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। देखिए 5, 10, 15% कोई गड़बड़ करे तो वो भी ठीक है, 90% तो ठीक करे। लेकिन वहाँ ये बात होती नहीं, 90% तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं डिसिप्लिन में, और मुश्किल से लोग 50% पर रह जाते हैं। तो ये तो एक रियलिटी है इंडिया की इस समय, और इसी के लिए आप देख रहे हैं चारों तरफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, सारी चीजें देख रहे हैं। अगर सर इस आज के वीडियो के माध्यम से किसी ने देखा और उनको लगा उनको अपनी हेल्थ सुधारनी है और प्री डायबिटिक या डायबिटिक जिस भी स्टेज पे हैं, आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की और उस पर काफ़ी काम किया सर। आप बहुत ही डेकोरेटेड डॉक्टर भी हैं। आपके हिसाब से क्या 3-4 तरीके होने चाहिए, किस प्रायोरिटी में शुरू करें? ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत जनरलाइज करें, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कौर कहाँ पे है, जैसे भी आपने बताया कुछ देर पहले, उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है तो मैं क्या इम्प्लीमेंट करूँ? कोई कहता है योगा कर लो, कोई कहता है वॉक कर लो, कोई कहता है जिम में चले जाओ, पर्सनल ट्रेनर रख लो। कौन सा तरीका बेटर वाला है और मैं कहाँ से शुरू करूँ? देखो विकास, इसमें दो मूल रूप से चीजें हैं, एक तो डाइट की चीज है और दूसरा एक्सरसाइज की चीज है। तो मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि मूल रूप से हम डाइट में क्या चाहते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, फिर मैं एक्सरसाइज पर आऊंगा। देखिए डाइट में तीन चीजें मेन होती हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ये मेन न्यूट्रिएंट हैं। तो हमको कार्बोहाइड्रेट, देखिए लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ना खाओ, वो गलत बात है। कार्बोहाइड्रेट सारे खराब नहीं हैं। और ये विकास, पता नहीं तुमने देखा कि नहीं देखा है कि हमने अभी बुक हमारी रिलीज हुई है, स्मार्ट कैलोरीज एंड कॉमन सेंस, अमेजन पर अवेलेबल है। उसमें मैंने बहुत विस्तार पूर्वक बहुत सारे इश्यूज जो तुमने बात कर रहे हो ना, तो बड़े अच्छी तरह से तुमने इश्यूज उठाए हैं, वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं उसमें। और पूरा एविडेंस बेस, कोई अपने मन से नहीं कि डॉक्टर अनूप मिश्रा कह रहे हैं कि साहब ये खा लो तो ये खा लो। आजकल बड़े लोग ऐसे हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट सिंपल होते हैं और कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एक वो है शुगर, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का वो है कि एक होल ग्रेन्स जो हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में 1 या 2 ग्लूकोज की मात्रा होती है, और उसमें एक चेन होता है, पूरा एक लड़ी होती है ग्लूकोज या और कार्बोहाइड्रेट की मॉइटीज की। तो वो डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इसके ही हिसाब से वो शरीर के लिए अच्छा होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा फिर भी हमको कम रखनी है। जैसे कि अगर आप देखा जाए कि इंडिया में कितने लोग, कितने परसेंट, अगर 100% को लिया जाए खाने को, तो कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं? तो करीब करीब 60 से 65 से 70% तक वो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से। तो उस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर हम 50% कर दें खाने में, और दूसरा प्रोटीन की मात्रा हम बढ़ा दें। अब क्या प्रोटीन है इंडिया में, तुम तो देखो बड़े फिट लग रहे हो, और तुम कहते भी होगे लोगों से कि प्रोटीन खाना। और प्रोटीन जो एवरेज है वो 12% बस लेते हैं इंडिया के लोग, जो कि अगर यूएसए के लोग दो तो 18 से 19% लेते हैं। तो उसका एक कारण ये भी है कि हम वेजिटेरियन हैं। तो उस प्रोटीन की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं, वेजिटेरियन फूड में भी बढ़ा सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमने कम कर दिया, प्रोटीन को हमने बढ़ा दिया, और देखिए फैट पे, सैचुरेटेड फैट जैसे कि कोकोनट ऑयल, घी वगैरह है, उसकी मात्रा कम कर दी। अच्छे ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, बड़ा सस्ता अच्छा ऑयल है, उसकी मात्रा बढ़ा दी हमने। और साथ में हम जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उसमें आपने सही कहा, आपने अपने ऑफिस में आपने पीनट रखे, उसी तरह से
और नट्स होते हैं जो कि बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, ये सब बड़े अच्छे होते हैं। इसमें मूफा की मात्रा बड़ी हाई होती है, और मूफा जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। तो मूफा और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर फूड की बात करें तो हमने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, हमने प्रोटीन की बात कर ली, हमने इसकी फैट की बात कर ली, और साथ में फूड स्टफ की बात करें तो हमको बस दो तीन चीज़ों का एग्जांपल करूंगा। जैसे कि सुबह नाश्ते में बेसन का चीला बड़ा अच्छा है, और साथ में ओट्स के दलिया अच्छे हैं। अगर आप एग खाते हैं, एग जरूर खाइए। आप प्रोटीन बहुत बढ़िया है, पूरा पूरा एग खाइए। उसमें योग वगैरह ये मत कहिएगा योग ना खाएंगे, योग भी खाइए आप। अगर आप दोपहर को खाना खाते हैं तो उसमें रोटी में बेसन मिला दीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, सैलेड की मात्रा बढ़ा दीजिए। दाल अगर खाते हैं तो उसमें छिलके वाली दाल लीजिए, और दही जरूर लीजिए, लो फैट दही लीजिए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो मीट की मात्रा हटा कम कर दीजिए, फिश की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आपके शरीर में एक स्वस्थ तरीके से एक पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, आपकी मसल बेहतर हो जाएगी, आपका लिवर बेहतर हो जाएगा, और आपकी इंसुलिन बनती रहेगी। सर मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से ये न्यूट्रिशन वाली जो बात बताई। मैं क्या ट्राई करता हूँ सर, कि जैसे आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फर्दर वैलिडेट किया। मैं 50-30-20 यही करता हूँ। 50% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 20% फैट। और दर्शक सोच रहे होंगे कि उनको कैसे ये परसेंटेज वैल्यू मिले, तो अभी ऑनलाइन इतने टूल्स भी हैं, उससे तुरंत पता चल जाता है कौन से कितना कार्ब है, कितना फ़ैट और कितना प्रोटीन है। और मैंने एक और चीज़ से ट्राई किया। मैंने जब मैं मम्मी को एजुकेट कर रहा था, वो कहती मुझे, तुम ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बताते हो, मुझे समझ नहीं रहा है। मैंने कहा मम्मी, जो चीज़ आप पी सकती हैं, जो मीठा लग रहा है और पी सकती हैं, वो सिंपल है। जो आप चबा सकती हैं वो कॉम्प्लेक्स है। मोस्टली मैंने देखा कि वो ठीक रहा है। तो उससे उनको थोड़ा समझ में आया कि हाँ, ये सही तरीका है। पता नहीं सर मैं गलत हूँ कि सही, बट नहीं मुझे। नहीं, बिल्कुल ठीक तुमने कहा। तुम तो यंग हो, तुम 30% ले सकते हो, कई लोग ले भी नहीं पाते हैं, उसको पचा भी नहीं पाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन बहुत हाई हो तो उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो क्या आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आप पेट के लिए ठीक है, और दूसरा क्या आपकी किडनी के फंक्शन ठीक हैं। तो अगर वो ठीक है तो आपको प्रोटीन 30% वेजिटेरियन में उतना जाने में मुश्किल होती है कभी कभी, लेकिन वो ठीक है। अब आप बॉडी बिल्डर हो सपोज, तो आपको कब लेना चाहिए प्रोटीन? जब आप जिम जाओ उससे पहले लेना चाहिए प्रोटीन, जो कि आपके मसल के अंदर जाकर बिल्डअप करे। और प्रोटीन की मात्रा हमेशा तीन भागों में विभाजित कर लेनी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। तो उससे आपका और भी एनाबॉलिक एक्शन होगा, यानी कि शरीर में प्राकृतिक रूप से और भी बढ़त होगी आपके मसल है, बोन में। तो वो तो प्रोटीन की बात हो गई। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, विकास हमारे पास रोज आते हैं लोग, कहते हैं कि हम तो योगा कर रहे हैं और हम ठीक हैं। तो मैं जानता हूँ क्या मैं क्या करता हूँ। मैं एक जमार डायनामोमीटर है, उससे मैं उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट करता हूँ। सारे पेशेंट की ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट होती है, और मैं दिखाता हूँ उनको कि आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ कितनी है, उससे समझ जाते हैं वो लोग। ग्रिप स्ट्रेंथ अगर कम है, इसका मतलब आपके शरीर की, जो आपने तो शुरुआत में कहा, फिटनेस ही कम है, और आपके शरीर में जो मसल है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही। कई कई महिलाओं की तो इतनी कम होती है जो 10 साल से बच्चे की भी उससे भी कम होती है। जो 10 साल का बच्चा कर सकता है उससे कम वो परफॉर्म करती है। तो देखिए, ये जो चीज है कि योगा से शायद पूरी नहीं आए। आपको वॉकिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, हर मिनट आपकी मसल मूव करनी चाहिए, आपकी मसल के लिए, बोन के लिए। ये जो है, ये ग्रेविटी वाली एक्सरसाइजेज हैं बोन के लिए और हार्ट के लिए, तीनों के लिए एरोबिक एक्सरसाइज से बेटर कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये वो दूसरी बात है कि आप ना कर पाएं, जैसे घुटना प्रॉब्लम हो रही है या आपको सांस फूल रहा हो, वो दूसरी बात है, और उसके लिए आपको मेडिकल चेकअप की जरूरत है। लेकिन जो लोग कर सकें उनके लिए एरोबिक एक्सरसाइज, और 45 मिनट से कम नहीं। मैं चाहता हूं, हालांकि WHO ने कहा है 150 मिनट पर वीक,
और हमने 2013 में पब्लिश किया था हमारी एक्सरसाइज की गाइडलाइन इंडिया के लिए कि साहब ये नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है ये। इंडियंस को ज़्यादा करना चाहिए, 250 मिनट पर वीक और अप टू 300 मिनट पर वीक पर जाना चाहिए। और उसके साथ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की जरूरत है। तो 3 तरह की आपकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, दूसरी 5-10 मिनट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मतलब वेट्स के साथ या थेराबैंड के साथ, आई एम श्योर आप करते होंगे। और तीसरी एक्सरसाइज मसल स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जो हमने आप रिसेंटली शुरू किया है, उसमें बैठे बैठे भी आप मसल स्ट्रेचिंग की, पैर की स्ट्रेचिंग, हील ऊपर नीचे करना, और उससे काफ मसल स्ट्रेचिंग होती है, उससे भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, वो भी आप कर सकते हैं। वो 5 मिनट भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको 60 मिनट तो इस पर ध्यान देना ही देना है। तो ये अगर एक्सरसाइज करें, आपकी किडनी ठीक हो, तो आप सही प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें, तो आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, सही चलेगा और आपका पेट का घेरा भी नहीं ज़्यादा होगा। और अगर हम जमार में आपका ग्रिप स्ट्रेंथ करेंगे तो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत अच्छी पाएंगे। और ग्रिप स्ट्रेंथ जिसकी अच्छी होती है उसकी जीवन बढ़ता है, सालों में बढ़ जाता है। ये हमने ग्रिप स्ट्रेंथ पर अलग आर्टिकल लिखा हुआ है। हमने कहा है कि ये एक वाइटल साइन है। जैसे आप पल्स लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, वैसे ग्रिप स्ट्रेंथ एक वाइटल साइन होना चाहिए। सबका लेना चाहिए, जो भी आए हॉस्पिटल में सबका ग्रिप स्ट्रेंथ लेना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये अगर आपका कम है तो आप कई बीमारियों से घिरेंगे, आपके जीवन की रेखा कम हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात बताई और बहुत ही इंसिडेंटल है, क्योंकि सर एज वी स्पीक इस हफ्ते हम लोग ऑफिस में एक पुल अप बार लगा रहे हैं, और उसका एक और मतलब है कि हम हैंगिंग टेस्ट करेंगे एक दूसरे का। तो वो ग्रिप स्ट्रेंथ ही हुआ। और ये एक्चुअली हम लोग के जिम से आया था। जब हम लोग जिम में वर्कआउट करते थे तो मेरी वाइफ मानसी और मैं, हम लोग जाते थे, तो हमने प्लान किया कि हम हैंग करेंगे, कि मिनिमम 1 मिनट हमको हैंग करना है बॉडी वेट का। स्टार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट अभी वो बहुत अच्छे से अचीव हो गया। फिर हमने कहा कि हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑफिस में। एंड सर वी हैव सीन सो मच ऑफ रिसर्च कि अगर आप अपने बॉडी को हैंग कर सकते हो 1 मिनट तक मिनिमम, इट्स सच अ गुड वे टू शो योर ओवरऑल फिटनेस। एब्सोल्युटली। एंड एक और पॉइंट है सर, मैंने ये देखा है मोस्टली मेन जब वो आते हैं वो कहते हैं कि मैं तो अपने स्कूल में खिलाड़ी था, मैं कबड्डी खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं अभी भी फिट हूँ। ये जो डिनायल में रहते हैं, इसको कैसे एड्रेस किया जाए सर? 2 तरह के लोग हैं। आपने एथलीट की बात में बात करी है, और कई हॉकी प्लेयर्स आते हैं हमारे पास, ओलंपियंस भी आते हैं। प्रॉब्लम यह है विकास की इतनी एक्टिव उनकी जो पहले लाइफ होती है और इतनी ज़्यादा उनकी फिटनेस होती है, और जब वो हट जाते हैं गेम से तो वो सब हट जाती है। ऐसे लोगों में दुगनी तरीके से वेट बढ़ता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो उसके लिए नहीं है कि बैठे रहें। वो उनकी बॉडी ऑलरेडी ट्यून्ड है बिल्कुल हाई फिटनेस स्टेज के लिए, और उसके बाद उनको सब तरह की बीमारी आ जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको दूसरे स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करके अपने को मेंटेन रखते हैं। इसी तरह से और भी एक अलग तरीके की एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जो हंटर गैदरर्स होते हैं, जो ट्राइब्स होती हैं, ऑस्ट्रेलियन देखे, अबोरिजिनीज की ट्राइब एक एग्जांपल है। वो आदिवासी लोग हैं, और वो उनके पहले कंद मूल खाते थे, और मीलों एक दिन में चलते थे, जो अपना हंट करते थे। कभी कोई हिरन मार रहे हैं, कोई कुछ मार रहे हैं, उसके लिए दौड़ना पड़ता था, मीलों चलना पड़ता था। अब क्या किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, और ऐसे ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी किया कि उनके रिजर्वेशन बना दिए, और उनको कह दिया कि भाई ये तुमको फ्री फूड है, और ये तुमको पैसा है, ये तुमको मकान है। तो अब वो उनमें जो डायबिटीज का रेट है डबल द लोकल पॉपुलेशन है, क्योंकि वो अब कुछ करते नहीं है। पहले जो करते थे लाइफस्टाइल भूल गए वो सारी कुछ चीजें, और मोटे हो गए। तो ये दोनों चीजें एक तरह से सिमिलर हैं। एक तरह की एक जो एथलीट है उसने छोड़ दिया, या एक हंटर गैदरर ट्राइब ने ऐसा छोड़ दिया। मैंने इस पे सिमिलर कुछ स्टडी मैंने पढ़ी थी, एंड ताराउ महाराज के अराउंड थी।
जिसमें ये रिसर्च आया था कि जब उनको बहुत ज़्यादा फीड किया जाने लगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो जल्दी मोटे होने लगे। एक तो हम लोग निगेशन में बहुत रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम ये करते थे बचपन में, तो अभी जो है अभी भी हम फिट हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि एक्सरसाइज कैसे, जब आप बंद कर देते हैं तो आपकी फ़िटनेस कैसे रिवर्स भी होने लगती है, रिग्रेशन कैसे होता है। दूसरा क्या होता है सर, मैंने ये जो देखा है कि ये मुझे नहीं होगा, सबको हो गया, ठीक है, मैं यूनिक केस हूँ, मैं उसमें हम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। आई एम श्योर सर ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, और ये आपने काफ़ी सिग्निफिकेंटली पहले कवर भी किया कि अगर जेनेटिक इश्यूज़ हैं तो कैसे केयरफुल रहना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो पॉइंट है कि हम निगेशन में रहते हैं, लगता है कि हमें नहीं होगा, साइकोलॉजिकली इसको कैसे एड्रेस किया जाए सर, कि जिससे कि लोगों को टेस्ट करना ज़रूरी हो? देखिए, उनसे बात करनी पड़ती है। ऐसे बड़े लोग आते हैं कि साहब, जब सामने देखते भी हैं कि शुगर है उनकी हाई, फिर भी कहते हैं हमको डायबिटीज नहीं है ऐसा। लेकिन देखिए, ज़्यादातर लोग अगर हम उनसे ठीक से डिस्कस करें तो वो समझ जाते हैं। हमको टाइम लगाना पड़ता है। प्रॉब्लम देखिए ये है कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, उनके पास टाइम नहीं होता 2-3 मिनट बात करके, और उसमें तो बात होती नहीं है। तो अगर हम अच्छी तरह से उनको बात करें, उनको समझाएं, और उनके साथ उनका पार्टनर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे ब्रदर सिस्टर हो, या मदर फादर हो, उनको भी साथ में रखें। दोनों को साथ में लेकर हम उनकी लंबे तरीके से, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, कि इससे क्या हो सकता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उनको ज़्यादातर लोगों को ये सुनना पसंद है कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो वो मान जाते हैं कि साहब हमको ये है, लेकिन आपने बता दिया कि अब ठीक भी किया जा सकता है। तो वो खुश हो जाते हैं, वो सोच समझ जाते हैं। उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, उसको शुगर को कम कैसे किया जा सकता है, वेट को कम कैसे किया जाए, या ब्लड प्रेशर है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर हम प्रॉब्लम बताएं और उसका सोल्यूशन बताएं, सब लोग समझ जाते हैं। देखिए, मुश्किल से 100 में से एक आदमी होता है जो फिर भी डिनायल मोड। एंड वो तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट सर आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में हमें समझाया न्यूट्रिशनली हमें क्या करना चाहिए, और उसके साथ हमें फिटनेस वाइज हमें क्या करना चाहिए, वर्कआउट वाइज क्या करना चाहिए। वेरी हेल्पफुल। आई नो हमने जब स्टार्ट किया था, मैंने ओरिजिनली ये सोचा था कि हम सब डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, बट आई थिंक वी प्राइमरली फोकस्ड अराउंड टाइप 2, और वो बढ़िया भी है बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है और वो काफ़ी काफ़ी कॉमन है। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग टाइप 2 पे ही रहते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा जिससे ये फोकस्ड हो। एंड मे बी इन फ्यूचर एट सम पॉइंट सर हम आपकी रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, जहाँ पे हम दूसरे टाइप के डायबिटीज़ भी कवर कर सकें। मैं ये जानना चाह रहा था सर एट द एंड कि कुछ ऐसा रहा हो कि हाँ, मेरा नॉलेज बहुत लिमिटेड है सर, जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना समझता हूँ, उतना समझ में आता है। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आई एम सॉरी। अगर मैंने कुछ मिस किया है जो इम्पोर्टेंट हो, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार बताएं। नहीं, आपने ज़्यादातर बिल्कुल कवर कर लिया, लेकिन मैं ये बता दूं, लोग समझते हैं केवल वजन ही कम करना एक बात है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो मसल का कंपोनेंट है वो कंसिडर नहीं करते। तो क्या होता है विकास, कि चाहे डाइट करें, डाइट उन्होंने करी और उन्होंने 10 kg वजन कम कर लिया, अब उसमें क्या होगा कि 3 से 4 kg मसल का लॉस होगा। तो मसल लॉस उनका हो गया। हाँ, और उन्होंने कहा कि शायद एक्सरसाइज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मसल जो वेट लिफ्टिंग या थेराबैंड की एक्सरसाइज लोग करते नहीं है। महिलाएं समझती हैं कि वेट लिफ्टिंग तो पुरुषों के लिए है। तो मसल जब लॉस हो जाता है तो उनको सार्कोपीनिया हो जाता है, यानी कि मेजर उनमें मसल में कमजोरी जो होती है, जो मैंने कहा कि हम जमार डायनामोमीटर से देखते हैं, और बोन की कमजोरी और उसका रिफ्लेक्शन पूरी बॉडी पर पड़ता है। ये अगर हम डाइट करें या हम कुछ दवाएं ऐसी दें जो वेट लॉस करें, जो आजकल आई हुई है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, सब में ऐसा होता है। तो देखिए, हम वेट को तो कम करना ही करना है और मसल को बढ़ाना है, ताकत लानी है। जब तक दोनों में संतुलन नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव कोई पूरा नहीं होगा। एक और बात बता दें कि यंग लोगों में तो कर सकते हैं लोग, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं। एल्डरली लोगों में क्या होगा, जो 70 साल से ऊपर हैं, उनमें कई लोग कहते हैं कि साहब खूब हमको, हमने तो ये बंद कर दिया, हमने तो वो बंद कर दिया और ये कर दिया। मैं कहता हूँ नहीं, नहीं बंद करना। आपको आपको बैलेंस डाइट लेनी है।
वरना आपकी मसल्स तो कमज़ोर होंगी और हड्डियाँ ऑटोमेटिकली टूट जाएंगी, इतनी कमज़ोर हो जाएंगी। तो एल्डरली में हमको सही तरीके से बैलेंस डाइट देनी है और किसी कोई फैट डाइट पर नहीं जाना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको संतुलन से रहना है, डिसिप्लिन से रहना है और फैट डाइट में नहीं जाना कि कहीं हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली और कहीं हमने बिल्कुल कीटो डाइट कर ली। वो सब आप में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मुश्किल आपके सामने लाएंगे। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था सर, बहुत अच्छा हुआ आपने बताया, क्योंकि जो आप कह रहे हैं, कोई कहता है कि मैं इफ़ फॉलो करूँगा, कोई कहता है मैंने ये वाली डाइट देखी है कहीं ऑनलाइन, कोई कुछ फॉलो करता है एट्सेट्रा। सो डेफिनेटली डेफिनेटली ये बहुत पॉइंट हेल्पफुल है। एंड जो आपने बुज़ुर्गों वाली बात करी कि अगर हमने कुछ भी बहुत ही सडनली स्टॉप किया ऑल ऑफ सडन, उससे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड एज यू राइटली सेड सर कि जो बोन फ्रैक्चर्स हैं वो लाइफ के लास्ट 10 साल में ये सबसे बड़ा रीज़न भी है बुज़ुर्गों की डेथ का, देन सब्सिक्वेंटली। सो बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एग्री कि कोई भी चीज़ हम वो करें जो सस्टेनेबल हो, जिसको हम रेगुलरली कर सकें, और मोस्टली वो बोरिंग होगा, लेकिन वो हमें अपने लाइफस्टाइल में वो करना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी। सस्टेन्ड, डिसिप्लिन्ड, और मैं तो कहता हूं कि 100% आप ना करें, आप 90% करें। जो भी मैंने बताया उतना ही काफ़ी है, उतना ही से आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। देखिए, लाइफ सबकी बढ़ानी ही ठीक नहीं है, हेल्दी लाइफ बढ़ानी ठीक है। तो ये थोड़ी ना कि आप बिस्तर पर पड़े हुए हैं लास्ट 20 ईयर से, आपकी लाइफ कुछ है नहीं, आपने कहा कि हम तो 90 साल तक जिए। नहीं, आप 90 साल तक चलते फिरते रहें, अपना पूरा काम करें, आप फिजिकली एक्टिव रहें, सोशली एक्टिव रहें, फैमिली का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, यही हमको चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। एंड आई एम श्योर कि सारे दर्शकों को और सुनने वालों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई एम सिंसियरली इंडेटेड फॉर इट। थैंक यू विकास, बहुत ही आपने इंटेलिजेंट सवाल पूछे। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर देम एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू। आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आया। मुझे सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड सर इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मुझे अपने स्कूल के पुराने दिन याद आ गए, जब हम सब कुछ हिंदी में ही करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंग्रेजी की तरफ हम जा चुके हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हुआ जब सर से बात हुई। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा। फीडबैक में, कमेंट में डेफिनेटली मुझे बताइए, हमें बताइए कि आपको कैसा लगा और हम क्या बेटर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।